हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अनीता की मधुमक्खी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसको आज हम पूरा डिटेल से कवर करेंगे। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अनीता की मधुमक्खियाँ। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। ये अनीता कुशवाहा की कहानी है, जिसमें कि वो मुजफ्फरपुर ज़िले की रहने वाली हैं। मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव की ये रहने वाली हैं। और ये गांव कहाँ है? तो ये गांव बिहार में है। और मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम करती हूँ, यानी कि ये अनीता जो है वो मधुमक्खी पालने का काम करती है। ये कहाँ रहती है? तो ये मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हैं, जो कहाँ पाया जाता है? ये बिहार में पाया जाता है। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। ये अनीता की कहानी है, जिसे इन्होंने यहाँ पर बताया है। इसमें आप अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा और इन्हें गर्ल स्टार भी कहा जाता है। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है स्कूल जाने एक सपना। एक दिन मेरे स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी कि अनीता जो है, इन्हें स्कूल में पढ़ना इन्हें काफ़ी पसंद था। और घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च नहीं होता है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। ये किसमें कहा गया है? तो फ्रेंड्स, ये आरटीई एक्ट 2009 में ये बात कही गई है कि पहली कक्षा से पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई होती है, ये निःशुल्क जो प्रावधान है वो आरटीई एक्ट में दिया गया है। और ये कब आया था? तो ये 2002 में ये 86वें संशोधन, ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखें। 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद अनुच्छेद 21 ए अनुच्छेद 21 ए भाग 3, ये भाग 3 में आया। और ये पूरे देश में कब लागू हुआ? तो ये पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को ये आरटीई एक्ट जो है वो लागू हुआ, जिसमें ये बात कही गई कि पहली से 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। कि पहली से 8वीं कक्षा तक अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनको कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। और ये सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है कि सभी बच्चों को इतना पढ़ना ही पढ़ना है। ये कब आया? तो ये 2002 के दो में 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 ए और भाग 3 में ये आया। जो लागू पूरे देश में कब हुआ? ये 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है, देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैं 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा, यानी कि अनीता को ये पता चला कि 6ठी कक्षा से इनका जो पढ़ाई का खर्च है वो और भी बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ लिया कि मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसा मिलता था और उससे वो अपना पढ़ाई करने लगी। यानी कि अनीता जो है वो सोची कि अपना पढ़ाई का खर्च कैसे निकाला जाए। तो क्या है कि ये बच्चों को ट्यूशन देने लगी और ट्यूशन के द्वारा जो वो पैसे कमाती थी, उसी से वो अपना पढ़ाई का खर्च निकालने लगी। और इसमें और इम्पोर्टेंट जो बात है, इसको हम देख लेते हैं। मुझे यह याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि
मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। यानी कि गांव में ऐसी होती थी कि वहां सिर्फ लड़के ही पढ़ाते थे और उस जगह पर ये अनीता जो थी वो ट्यूशंस पढ़ाती थी। तो जो बहुत सारे जो लड़के थे उन लोगों को इनका पढ़ाना पसंद नहीं आता था, जिससे कि क्या करते थे वो लोग बच्चों को डराते थे, धमकाते थे। और इसके साथ ही साथ वो कहते थे कि वो वहाँ ट्यूशन पढ़ना छोड़ दें। इसके इसमें क्या हुआ कि जितने जो अनीता के पास बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे उनमें बहुत सारे बच्चों ने ट्यूशन छोड़ दिया, सिर्फ 2 बच्चे ही ट्यूशन पढ़ते थे। लेकिन अनीता जो थी वो इतने अच्छा पढ़ाती थी, बच्चों को इतना प्यार से पढ़ाती थी कि जो भी बच्चे ट्यूशन को पढ़ना छोड़े थे वो वापस से फिर इनके पास लौट करके आ गए थे। आइए अब हम आगे देखते हैं कि हर बच्चे का हक क्या है। यानी कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके, ये बच्चे का ये अधिकार है। और ये किसमें बात किया गया है, ये आरटी एक्ट 2009 में बात की गई है कि यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना, ये अधिकार किसमें दिया गया है, तो आरटी एक्ट 2009 में ये बात की गई है। 2009 में ये बात की गई है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का उनको अधिकार है। यानी कि उनको ये अधिकार प्राप्त है कि उन्हें ये शिक्षा प्राप्त हो। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। यानी कि अनीता जब पढ़ने लगी तो धीरे धीरे लोगों को मोटिवेट करने लगी कि आप भी बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा करें। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी, मुझे पढ़ने के लिए काफी समय मिल जाता था। और स्कूल में मधुमक्खी पालन तक, यानी कि ये पढ़ाई के साथ साथ ये इन्हें मधुमक्खी पालन करने का भी काफी मन था। आइए अब हम इनके बारे में कुछ जानते हैं। इनके इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ थे, लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल जो हैं वो मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। यानी कि लीची के जो पेड़ होते हैं वो मधुमक्खी को बहुत लुभाते हैं, इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों का को पाल कर शहद बनाने का काम करते हैं। यानी कि मधुमक्खी के पालन से क्या बनाया जाता है, तो इससे शहद बनाया जाता है। तो अनीता ने ये सोचा कि क्यों ना ये काम शुरू कर लूं। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने का एक सरकारी कोर्स किया। यानी कि अनीता जो है इन्होंने गांव में एक कोर्स किया जिसमें ये सिखाया जाता था कि किस तरीके से मधुमक्खी का पालन किया जाता है। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं ये एक अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर का महीना, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना होता है ये मधुमक्खी पालन के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि इसी समय में जो मधुमक्खियां होती हैं वो अंडे देती हैं। ठीक है, इन बात को आप ध्यान में रखें कि इसी समय में क्या है कि मधुमक्खियां अंडे देती हैं और मधुमक्खी पालन शुरू करने का ये सबसे अच्छा समय होता है। तो फ्रेंड्स, इन इंपॉर्टेंट बातों को आप ध्यान में रखें, जिसे मैं यहाँ इंक्लूड कर देती हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कब होता है, तो वो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर का जो समय होता है वो मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इसी महीने में मधुमक्खी जो है वो अंडे देते हैं। ठीक है, और मधुमक्खी को क्या है कि मधुमक्खी को लीची के फूल, लीची के पेड़, यानी कि जितने भी लीची के जो फूल होते हैं, ठीक है, आप इनको ध्यान में रखें कि लीची के जो फूल हैं ये मधुमक्खी को काफी लुभाते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखें। और मधुमक्खियों को पालकर, यानी कि मधुमक्खी को पालकर ही क्या बनाया जाता है, तो मधुमक्खी के पालन से ही शहद का निर्माण किया जाता है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट को आप ध्यान में रखें, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है अनीता मधुमक्खी पालक। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। यानी कि इनके पास क्या था कि इनके पास पैसा नहीं था कि वो अपने इस कार्य को शुरू कर पाए। तो मैंने कुछ समय का इंतजार किया और बच्चों को पढ़ाकर, यानी कि बच्चों को जो ट्यूशन पढ़ाती थी उन्हीं पैसों से इन्होंने 5,000 रुपया बचाया और मधुमक्खी पालने के लिए इन्होंने क्या किए, तो 2 बक्से खरीदे। तो मधुमक्खी पालन किसमें किया जाता है, तो मधुमक्खी पालन जो है वो बक्से में, ठीक है, बक्से का प्रयोग करके इसी में मधुमक्खी पालन किया जाता है। एक बक्से की जो कीमत थी वो उस समय 2,000 रुपया थी। बाकी बचे रुपए से इन्होंने मीठा घोल, यानी कि मधुमक्खी पालन के लिए इसमें क्या होता है कि इसमें चीनी का मीठा घोल, इसमें चीनी का मीठा घोल जो है वो मधुमक्खियों को दिया जाता है इसमें। ठीक है,
इसके बाद इसमें क्या है कि एक बक्से में जो शहद जो निकलता है वो कितना निकलता है कि इसमें जो एक शहद निकलता है एक बक्से में वो 12 केजी के लगभग निकलता है। और इस तरीके से जो अनीता जो है इन्होंने अपना एक कारोबार शुरू किया जिसमें कि इन्होंने बक्से खरीदे और ये बक्से इन्होंने ट्यूशन पढ़ाया और ट्यूशन पढ़ाकर जो 5,000 रुपये इन्होंने जमा किया उससे इन्होंने क्या किए तो 2 बक्से इन्होंने खरीदे और खरीदने के बाद इन्होंने इसमें मधुमक्खी पालन का जो कार्य था इसको प्रारंभ किया। आइए अब हम आगे देखते हैं। सितंबर का महीना था, दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियां हो गईं कि 2 बक्से भी कम पड़ने लगे। यानी कि इनके पास इतनी मधुमक्खी की संख्या बढ़ने लगी कि इनका जो बक्सा था, जो इन्होंने 2 बक्से खरीदे थे 5,000 रुपया में, 5,000 जो उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर जो जमा किया था और उससे जो बक्से खरीदे थे तो उसके द्वारा इन्होंने जो बक्से खरीदे वो भर गया। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने फिर से 2 बक्से खरीदे और मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा इनको अनुभव नहीं था। यानी कि ये क्या थी कि मधुमक्खी के बारे में उतना नहीं जानती थी। तो फिर भी इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। दिक्कत सामने उनके बहुत सारी कठिनाइयाँ आई जिसमें कि बहुत बार ऐसा हुआ कि मधुमक्खी ने इन्हें काट लिया जिससे इनका चेहरा और हाथ जो था वो सूज गया। इन्हें दर्द भी काफ़ी होता था और वो इस तरीके से, लेकिन फिर भी इनकी जो इच्छा शक्ति थी वो खत्म नहीं हुई क्योंकि इन्होंने ये सोचा कि आखिर ये काम जो है इन्होंने अपनी इच्छा से ही शुरू किया है तो फिर भी ये अपने कार्य में लगी रहीं। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है, मैं रोज साइकिल से ये कॉलेज जाती और कॉलेज में 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती थी, पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते थे और बक्सों से शहद निकालते थे। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह से जान गए होगे। यानी कि इस तरीके से ये जो कार्य था, इनके कार्य में आखिर अनीता जो तो अपना कार्य करती ही थी लेकिन साथ ही साथ इनके परिवार वाले जो थे उन्होंने भी इस कार्य में इनका सहयोग करना प्रारंभ कर दिया था। तो फ्रेंड्स आइए अब हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं जिसे आप अपने कॉपी में जरूर नोट करें। तो लीची के फूल मधुमक्खी को लीची के जो फूल हैं वो मधुमक्खी को काफ़ी सुहाते हैं। यानी कि क्या है कि लीची के जो फूल हैं वो मधुमक्खी को काफ़ी पसंद होते हैं। ठीक है। और ये लीची के फूल कब मिलते हैं तो लीची के जो फूल हैं वो फरवरी में खिलते हैं। आप इस बात को ध्यान रखें कि लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। और बक्से में मधुमक्खी का पालन किसमें होता है तो मधुमक्खी का पालन जो होता है वो बक्से में होता है। ठीक है, बक्से का प्रयोग करके इसका किया जाता है। और मधुमक्खियों को भोजन देने के लिए उनके लिए चीनी का मीठा घोल, ठीक है, चीनी का मीठा घोल इनको दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ हर छत्ते में जो होती है एक रानी मधुमक्खी होती है। ठीक है, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। यही जो रानी मधुमक्खी होती है यही अंडे देती है। और इसके साथ ही साथ इसमें कुछ नर मक्खी भी होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नर मक्खी भी होते हैं। इसमें जो बहुत सारे कार्य करते हैं। और शहद के लिए फूलों से ये रस को, यानी कि शहद के लिए क्या करती है कि फूलों का रस ये ढूंढती हैं और जब इनको वो फूल मिल जाता है तो ये क्या करती हैं, ये नृत्य के द्वारा, ठीक है, ये नृत्य के द्वारा और भी जितनी जो मक्खियाँ जो होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, उन लोग को वो बुलाती हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है, सभी गांव के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत जरूरी है। यानी कि जिस तरीके से इन्होंने इतना कठिन परिश्रम करके पढ़ाई किया और इसके बाद इन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया कि किस तरीके से पढ़ना कितना जरूरी है और सबको पढ़ना चाहिए, इसके बारे में वो लोगों को समझाने लगी। कुछ लोग तो उस पर हंसते थे लेकिन अनीता को अपना काम करना है और वह करती थी। यानी कि कुछ लोग क्या थे कि इनका मजाक उड़ाते थे लेकिन फिर भी ये अपने मार्ग से ये हटी नहीं और अपना कार्य को वो करती चली गई। अनीता होलसेलर बनना चाहती थी। ये चाहती थी कि वो होलसेलर बने और जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद
की सही कीमत दिलाने में ये मदद भी करती थी। आइए अब हम आगे देखते हैं। इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसमें कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना है ना, कस्तूरबा गांधी बालिका, मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप लोग समझ जाना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ठीक है। ये योजना कब आई? तो इस योजना की जो शुरुआत है वो 2004 में हुई। और इसमें क्या हुआ कि इसमें समस्त लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का जो सपना देखा गया था, वो इसमें क्या हुआ कि ये विलय हो गया। किसमें हो गया? तो सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान में ये विलय हो गया और धीरे धीरे फिर ये आगे बढ़ने लगा। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे कि हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। जैसे कि पहले मैंने अभी आपको बताया कि हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है और वही जो है वो अंडे देती हैं। और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं और छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली भी मक्खियां होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं दूसरे मधुमक्खियों को बताने के लिए, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखें कि इनमें एक रानी मधुमक्खी होती हैं और वही क्या करती हैं कि अंडे देती हैं। इसके साथ ही साथ इसमें नर मक्खी भी होते हैं और इसमें अन्य मक्खियां जो होती हैं वो अपना कार्य करती हैं और ये दिन भर कार्य करती हैं और ये शहद के लिए फूलों का रस को ढूंढती हैं। और जब रस इनको मिल जाता है तो वो अपने फ्रेंड्स लोग को कैसे बुलाएंगी? जैसे हमें मान लीजिए हम कहीं घूमने के लिए गए हैं और हम आइसक्रीम खाना चाहते हैं, तो हम सभी ढूंढ रहे हैं कि आइसक्रीम कहाँ मिल रहा है। तो अगर एक फ्रेंड्स को भी मिल जाता है कि अरे आइसक्रीम यहाँ मिल रहा है, तो हम सबको वहाँ आवाज दे करके बुलाते हैं कि ये यहाँ और यहाँ पर आइसक्रीम मिल रहा है। तो इस तरीके से ये जो मधुमक्खियां जो भी होती हैं, ये भी अपने फ्रेंड्स को कैसे बुलाती हैं? तो वो नृत्य के द्वारा वो बुलाती हैं, जिससे कि और भी मधुमक्खियां जो रहती हैं वो वहां आ जाती हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कि वे रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। यानी कि ये जो मधुमक्खियां जो होती हैं वो रस से ये शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम जो होता है ये भी मधुमक्खियां ही करती हैं। और बच्चों को पालने का काम, यानी कि जो बच्चे होते हैं मधुमक्खी के, उनको पालने का काम भी यही करती हैं। ये ना हो तो छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। यानी कि ये जो मधुमक्खियां काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये छत्ता भी बनाती हैं और शहद बनाने में भी ये काम करती हैं और बच्चों का पालन भी जो होता है वो यही करती हैं। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। यानी कि जो नर मक्खी जो होते हैं वो उतना खास कार्य नहीं करते हैं। आइए आगे देखते हैं। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। यानी कि मधुमक्खी के अलावा और कौन कौन से हैं जो मिलजुल कर रहते हैं? तो चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा हुआ होता है। चींटियों में भी जो रानी चींटी होती है वही अंडे देती हैं और इसमें सिपाही चींटी जो होती है वो बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती हैं। और दीमक और तितैया, इन बात का ध्यान में रखें कि दीमक और तितैया है ये भी समूह में रहती हैं और समूह में रहकर ये कार्य करती हैं। तो समूह में कौन कौन से रहते हैं? तो समूह में मधुमक्खियां जो होती हैं वो समूह में रहती हैं। इसके बाद चींटियां जो होती हैं वो भी समूह में रहती हैं। चींटियां के बाद दीमक जो होते हैं वो भी समूह में रहते हैं। इसके बाद ततैया जो होते हैं ये भी समूह में रहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। अक्सर ईवीएस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इन सारी छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखें। और चींटियों में जो रानी चींटी जो होती है वही अंडे देती है, ठीक है। और आइए अब हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ रानी मधुमक्खी के बारे में जाना, इसके कुछ इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स के बारे में जाना। और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें बहुत सारे कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जिसे आप ज़रूर इंक्लूड करें, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।